नमस्कार। मैं ज्योतिष विज्ञ आर.के. मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, इससे पूर्व के वीडियो के माध्यम से कई प्रकार के फलित ज्योतिष में प्रयोग होने वाले सूत्रों को स्पष्ट तौर पर रखा है। आज फलित ज्योतिष के संबंधित सूत्रों के संबंध में एक नए सूत्र जो ग्रहों की प्रकृति और उसके मूलाधार पर स्थापित व निर्धारित सूत्र है के बारे में आप सबों के समक्ष रखने के लिए स्पष्ट तौर पर जा रहा हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी जानते हैं कि ज्योतिषीय विधा में प्रयोग होने वाले 9 प्रमुख ग्रह हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, भौम, पारा अर्थात बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु है। इसमें से यदि ध्यान दिया जाए तो हर एक ग्रह की अपनी प्रकृति है और उस प्रकृति के कारण उसके मूल स्वभाव के बारे में हमें परिचय प्राप्त होता है कि कौन से ग्रह किस प्रकार की प्रकृति से अपने स्वाभाविक स्वरूप को धारण करते हैं या निर्धारित करते हैं या बतलाते हैं। तो आइए इसी सेशन में ग्रहों के इन मूल स्वरूप के बारे में, जो एक ग्रह दूसरे ग्रह के ठीक विपरीत परिस्थिति और परिणामों को निर्धारित करने के लिए अपने कार्यशैली को निर्धारित करते हैं। इसमें से 8 ग्रह जो एक दूसरे ग्रह के प्रति उत्तर के रूप में सदैव से कार्यशील हैं। नहीं समझे? तो आइए इसे आप एंटीडोज या एंटी एक्ट के रूप में एक ग्रह को दूसरे ग्रह के विपरीत क्रियाशील और कार्यशील होने के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। तो आइए इसी सूत्र और इसी आधार पर कौन से ग्रह किस ग्रह के विपरीत हैं अर्थात विपरीत कार्य शैली को परिलक्षित करते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करें। उदाहरण के स्वरूप में यदि लिया जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों की रानी चंद्र अर्थात सूर्य पिता भी है और चंद्रमा माता भी है। यदि आप देखें तो पिता हमेशा माता के सम्मुख अर्थात प्रत्यक्ष सामने अर्थात सप्तम संबंध जो भावों के आधार पर निर्धारित होता हुआ दिखता है, इस संबंध से एक दूसरे के सम्मुख खड़ा दिखता है। अर्थात यह है कि ये ग्रह एक दूसरे के प्रति उत्तर हैं और एक दूसरे के विरोधी क्रियात्मक पहल करने वाले भी ग्रह हैं। जैसे सूर्य अग्नि है और चंद्रमा पानी है। अब अग्नि और जल का कैसा संबंध हो सकता है, ये आप स्वतः जान लें। और आप जानते भी हैं कि यदि जल की मात्रा अत्यधिक हो जाए तो अग्नि स्वतः मंद पड़ जाता है और यदि अग्नि की मात्रा तीव्र हो जाए तो जल स्वतः मंद पड़ जाता है।
ये ज्योतिषीय सूत्र जो ग्रहों की प्रकृति के आधार पर ज्योतिष विज्ञों के द्वारा समुचित रूप से ज्योतिषीय कार्य हेतु प्रयोग में लाया जाता है, इसके बारे में मैं आप सबों के समक्ष दो शब्दों में स्पष्ट तौर पर रख रहा हूं। इसी संदर्भ में यदि आप देखें तो तत्पश्चात आता है मंगल अर्थात भौम। मंगल उत्तेजना और क्रोध का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है, किंतु यदि आप देखें तो इसी क्रोध और उत्तेजना का एंटी प्लैनेट के रूप में और एंटी मैटर के रूप में कार्यशील जो ग्रह है वो है बुध। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि का कारक ग्रह है और वाणी का कारक ग्रह है। बुध स्वाभाविक तौर पर सौम्य है, वो चंचल है, किंतु बहुत ही नीतिगत तरीके से कार्य करने वाले ग्रह हैं। अर्थात जहां पर मंगल उत्तेजना, क्रोध और तीक्ष्णता, तीखा प्रहार करने वाला, मसल्स पावर को यूज करने वाला, शारीरिक बल को प्रदर्शित करने वाला है, तो वहीं पर बुध बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाला है। ये बौद्धिक क्षमता से अपना कार्य निकालने वाला है। अर्थात ये मंगल अर्थात भौम के प्रति उत्तर के रूप में हमेशा कार्यशील है। यहां पर क्या समझे? सूर्य का एंटीडोज प्रति उत्तर चंद्रमा, चंद्रमा का प्रति उत्तर सूर्य, तो वहीं पर भौम का प्रति उत्तर बुध और बुध का प्रति उत्तर भौम है। वहीं पर यदि आप देखें तो एक सबसे विचित्र और स्वाभाविक तौर पर देखें तो बड़ा ही विचित्र स्थिति से परिलक्षित स्वाभाविक ग्रह के रूप में जाने जाने वाले ग्रह जो शनि और गुरु हैं। ये दोनों अवस्थाओं में तो वृद्ध हैं, इनकी अवस्थाएं वृद्धावस्था को परिलक्षित करती है, किंतु ये दोनों ग्रह एक दूसरे के प्रति उत्तर के रूप में सदैव खड़े मिलते हैं। नहीं समझे तो सुनिए। देवगुरु बृहस्पति के बारे में ज्योतिष के आचार्यों ने और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो पता चलता है वो ये है कि ये जहां पर भी अपनी दृष्टि को डालेंगे वहां पर ये वृद्धि कर देते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं, जिस भाव में और जिस राशि में, जिस स्थिति में वे अपने स्वरूप को निर्धारित करते हुए विराजमान होते हैं, वहां पर वो कमी करते हैं। किंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिन जिन भावों पर, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहां कहां जाती है? सबसे पहले पंचम, दूसरा सप्तम, तीसरा नवम। ये पंचम, सप्तम और नवम भाव पर जाने वाली देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां सदैव वृद्धि कारक होती है। ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, किंतु ये स्वाभाविक रूप से ये शुभ ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं वहां पर वे फल में कमियां करते हुए देखे गए हैं।
किंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जहां जहां जाती हैं वहां वहां पर वे वृद्धि कर देते हैं। ठीक इसी के विपरीत शनि जहां बैठता है वहां पर वो सुचारू रूप से अपने स्थान को सही तरीके से संचालित करता है और उसकी पूर्ण दृष्टियां जहां जहां पड़ती है, जिन जिन भावों पर पड़ती है और अपने से एक घर आगे और एक घर पीछे अपनी स्थिति के अनुसार, और जिस भाव पर उसकी सप्तम दृष्टि है उस भाव के द्वादश और दूसरे भाव पर, इस पर शनि की विशेष कुदृष्टि हो जाती है। कुदृष्टि इसलिए कि शनि की दृष्टि जहां जहां पर पड़ती है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उन सभी भावों का ह्रास होता है। क्या समझे? देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जहां वृद्धि कारक हो जाती हैं तो वहीं पर शनिदेव की दृष्टियां ह्रास के कारण बन जाते हैं। इसीलिए गुरु के प्रति उत्तर के रूप में हमेशा शनिदेव अपने फल को निर्धारित करते हुए दिखते हैं। दोनों की अवस्थाएं वृद्धावस्थाएं, दोनों बुद्धिमान है, दोनों अपने बौद्धिक क्षमता से अपने ज्ञान बल से कार्यशील हैं, किंतु कार्यशैली में विविधता होने के कारण इन्हें एक दूसरे का प्रति उत्तर के रूप में देखा व समझा जाना चाहिए। वहीं पर आते हैं राहु और केतु। यदि आप राहु के स्वाभाविक और मूल स्वरूप को यदि आप देखें और केतु के स्वाभाविक गुण और मूल स्वरूप को देखें तो ये दोनों भी एक दूसरे के प्रति उत्तर के रूप में जाने जाने वाले ग्रह हैं। कार्यशैली दोनों की एक दूसरे के विपरीत है और इसी एंटीडोज का, इसी प्रति उत्तर देने वाले ग्रहों के मूल स्वभाव का यदि सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर लें तो एक ग्रह यदि बुरा परिणाम दे रहा है और दूसरा जो प्रति उत्तर ग्रह है वो शुभ अवस्था में है, उसको बल देने से, उसके ताकत में वृद्धि कर देने से दूसरा ग्रह जो प्रति उत्तर जो खराब फल दे रहा है उसके फलों में कमी आ जाती है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि गुरुजी आपने शुक्र को छोड़ दिया। शुक्र के बारे में मैं आप सबों को एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सभी स्थितियों में सभी ग्रहों के साथ अपने मूल स्वाभाविक स्वरूप का त्याग नहीं करता है। शुक्र तटस्थ है अपने मूल स्वाभाविक स्वरूप में कार्य करने के लिए। इसके खिलाफ, इसके ऊर्जाओं में अन्य ग्रह के साथ युति व संबंध या फिर प्रति उत्तर स्वरूप में स्थापित होने के पश्चात उसके गुणों में कमी या वृद्धि हो सकती है, किंतु शुक्र अपने मूल स्वाभाविक गुणों का त्याग नहीं करते। किंतु ये अन्य जितने भी प्रति उत्तर देने वाले ग्रह हैं ये सभी अपने मूल स्वाभाविक गुणों का ह्रास कर देते हैं जब उसका प्रति उत्तर देने वाला ग्रह उसके सम्मुख मजबूत स्थितियों में खरा उतरता हुआ दिखता है। आशा है कि आपको ये प्रति उत्तर देने वाले
ग्रहों के मूल स्वाभाविक स्वरूप की जाने वाली व्याख्या बेहद ही पसंद आई होंगी। अतः फिर किसी एक नए ज्योतिषीय सूत्रों के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों, विद्यार्थियों व मर्मज्ञों को मेरा नमस्कार।